नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? यदि किसी मनुष्य को मारना है तो उसकी तार्किक क्षमता को मार दो, क्योंकि एक ब्रेन वॉश्ड इंसान एक मृत इंसान से भी ज़्यादा घातक होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है हमारे देश की डेमोक्रेसी खतरे में है? तो आपको बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि असलियत में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम वोट डाल के आ रहे हैं, डेमोक्रेसी है तो, बट असलियत में आपसे वोट डलवाया जा रहा है आपके चारों तरफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स के बेसिस पे। हाल ही में ध्रुव राठी ने इलेक्शन से जस्ट पहले बीजेपी को टारगेट करते हुए 8-10 वीडियोस अपलोड किए। क्या सच में उसका टारगेट बीजेपी थी या उसका टारगेट थे आप लोग, जिनके दिमाग में वो एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी रहा? क्योंकि जो लोग भी ध्रुव राठी की वीडियोस को देखते हैं और उसकी लिबरल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, वो लोग कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले कुछ भी कंक्लूड मत करना, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें डिटेल में प्रूफ भी करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्रुव राठी, आप इस नाम से भली भांति परिचित होंगे, फिर भी मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। 26 फरवरी 2024 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, जस्ट इसलिए क्योंकि उन्होंने ध्रुव राठी का एक वीडियो रीट्वीट किया था, जिसके अंदर उन्होंने फैक्ट और इंफॉर्मेशन को बहुत ही गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया था। अब ध्रुव राठी के सपोर्टर्स बोलेंगे, भाई तो उसकी 5 साल पुरानी वाली वीडियो को क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है? उस समय तो उसके पास इतनी बड़ी टीम भी नहीं थी, अब उसके पास इतनी बड़ी टीम है, दम है, तो उसकी अब की वीडियो को क्रिटिसाइज करके दिखा। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि ये देखिए, गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 20 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप, अलाना कोल्ड स्टोरेज, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कई सारी ये कंपनीज इस ग्रुप का हिस्सा है। इनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार अलाना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन हलाल बोनलेस बफेलो मीट। इंटरेस्टिंगली अप्रैल 2019 में डिपार्टमेंट ने इन पर आरोप लगाया था 2000 करोड़ की टैक्स इवेजन का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें आप ये चंदा धंधा मॉडल समझ सकते हो। और एज ऑफ 2024 इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है बीफ एक्सपोर्टिंग के मामले में। ध्रुव भाई एक बात बताओ यार, जब तुम अपनी वीडियो के अंदर कोई फैक्ट्स दिखाते हो तो उसे दोबारा रीचेक नहीं करते हो क्या, या फिर इंटेंशनली ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हो? क्योंकि जो मीट इंडिया से एक्सपोर्ट होता है वो काऊ मीट नहीं होता, वो बफेलो मीट होता है। आपके वीडियो के इस स्क्रीनशॉट में खुद लिखा हुआ है कि वो बफेलो मीट है, और द वायर का जो स्टैटिस्टिकल डाटा आपने यूज किया है उसमें भी नीचे लिखा हुआ है कि ये बफेलो मीट है। एंड हम सब लोगों को पता है हिंदू धर्म में गाय की क्या मान्यता है, और ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि इस फेक इन्फॉर्मेशन से दंगे तक हो सकते हैं। तो अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन जानबूझ के गलत तरीके से रिप्रेजेंट करी है तो ये बहुत गलत बात है। इसी महीने की खबर को देख लो, फरवरी 2024, 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? ध्रुव भैया कब तक आधे आधे फैक्ट्स दिखाओगे यार, कभी तो पूरी बात बताओ, कभी तो पूरी बात बताओ यार लोगों को। ध्रुव राठी जी ने बिल्कुल सही बात कही है, ईवीएम चोरी हुई थी, बट वो रियल ईवीएम नहीं थी, वो एक डेमो यूनिट थी। अगर आप कभी इलेक्शन में वोट देने गए हो तो आपको पता होगा वहां पे एक डमी ईवीएम रखा होता है, जिसके ऊपर दिखाया जाता है फर्स्ट टाइम वोटर्स को या जो पहली बार वोट देने आते हैं कि वोट कैसे दिया जाता है। वही ईवीएम चोरी हुई थी, ना कि रियल ईवीएम। इसको कहते हैं ओमिशन या सेलेक्टिव बायस, एक फैक्ट का छोटा सा पार्ट यूज करना जो कि आपके प्रोपोगेंडा को फिल करता हो। प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है, अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। यहाँ पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। बार बार ये कहा गया लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलएस को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलएस का मुंह बंद कर देती है पैसे ठूस कर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस सच्चे हैं? मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो उस रिजॉर्ट के अंदर झांक कर देखता नहीं हूँ।
लेकिन आप खुद ही सोच लो, रिजॉर्ट के अंदर वो सारे एमएलएस बैठकर लूडो तो खेलेंगे नहीं। ऐसी चीज चलो मान लेते हैं बीजेपी एमएलए खरीदती है, बट ये तो एक्विजिशन है ना, फैक्ट कहाँ है? इस एमएलए खरीदने वाली बात को आप डिक्टेटरशिप से कैसे कंपेयर कर सकते हो? और आपने ना तो कोई प्रूफ दिखाया, ना कोई फैक्ट दिखाया, बस आप एक्विजिशन बता रहे हो। और सबसे पहले आप अपने व्यूअर्स को एक्विजिशन को फैक्ट की तरह दिखाना या बताना बंद कर दीजिए, बिकॉज दैट इज टोटली मिसलीडिंग। या तो आप अपनी ऑडियंस को पहले ही ब्रेन वॉश्ड मानते हो, या फिर आपको कन्विक्ट और एक्विजिशन में अंतर नहीं पता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। बल्कि आपके व्यूअर्स को आपसे सवाल पूछना चाहिए कि आप एक्विजिशंस को फैक्ट की तरह क्यों दिखा रहे हो। आपकी आम आदमी पार्टी ने भी एक्विजिशन लगाया था कि बीजेपी उनके एमएलएस को खरीद रही है, बट जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बात सिद्ध करने से मना कर दी। ये वीडियो देखिए। किस शख्स का आया अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा है। मुझे फ़ोन आया भी आप वापस तुरंत आएँ और अपनी पूरी टीम के साथ 5-7 लोग जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं उनको आप साथ लेकर आइए, 5-1 लोगों को। हम गाड़ी में बैठे 4 बजे करनाल पहुँचते हैं, जीत के अगले दिन की बात है ये। वापस 5 बजे हम आ जाते हैं। हम बॉर्डर पर रुकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमें 5 बजे चल पड़े वापस। 5 बजे चल पड़े, करनाल से 6:30-7 बजे हम दिल्ली के बॉर्डर के पास पहुंचते हैं। हमें वहीं रुकने के लिए कह दिया जाता है फ़ोन पर। कहाँ पहुँचे? यहाँ पहुँचे, क्रॉस कर लिया सोनीपत। कहता बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर से आप थोड़ी सी पहले रुक जाइए। हम रुक गए, चाय कॉफ़ी लिया हमने। 7-7:30 का वक्त था। हमें एक शख्स मिला, उसने हमें 2 सिम कार्ड दिए। बताया गया कि एक फ़ोन में डाल दीजिए। हमने डाल लिए और हमें फ़ोन आया भी आप इन लोगों को फ़ोन कीजिए। 25 के करीब लोग थे। हमने उस नंबर से फ़ोन घुमाने शुरू किए और हमें जो बताया गया था हमने साफ तौर पे कहना शुरू किया। अभी नितिन गडकरी जी के यहाँ से ऑफिस से बोल रहे हैं या अरुण जेटली के ऑफिस के यहाँ से बोल रहे हैं। लिस्ट हमारे सामने है, हम कर रहे थे। हमें ये बताया गया था कि ये आदमी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, आप इनका मन टटोलो। अगर ऐसा होता है तो हमें सूचना दो, तो फिर हम इनकी घेराबंदी करेंगे। और मज़े का वाक़या देखिए, जहां हम चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, सामने एक टीवी स्क्रीन चल रही है और सामने क्या आता है, जब हंसी तब आती है। हमने जब सामने देखा मुड़ के, अरविंद केजरीवाल टीवी पे। अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि मेरे एमएलए को भारतीय जनता पार्टी वाले फ़ोन कर रहे हैं और खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं और 35 लाख रुपए देने की ऑफ़र कर रहे हैं। मतलब पहली बार माथा ठनका वहाँ। ये तो हम कर रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं और उधर टीवी पे साफ इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मतलब उस बार पहली बार एहसास हुआ था कि हम गलत काम कर रहे हैं। ध्रुव राठी ने अपने व्यूअर्स को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनाने की कोशिश करी, बट उनके व्यूअर्स अभी तक ये समझने में असमर्थ हैं कि उनके ओपिनियंस ध्रुव राठी से अलग हो सकते हैं। ध्रुव राठी शुरू से ही गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्रिटिक रहा है। यही एक वजह भी है जिस वजह से उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसको ब्लाइंडली सपोर्ट करने लग जाएं। हमें समझना होगा कि चीजें हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, बीच में एक ग्रे पोर्शन भी एग्जिस्ट करता है। और जरूरी नहीं है कि आप हमेशा किसी न किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें, आप बीच में एक बैलेंस्ड ओपिनियन भी मेंटेन कर सकते हैं। इन द एंड मैं बस यही कहना चाहता हूं, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर क्रिटिक्स का होना बहुत जरूरी है, जो भूमिका ध्रुव राठी, रवीश कुमार और भी बहुत सारे क्रिटिक्स निभा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। लेकिन एज अ व्यूअर हमको समझना होगा कि हमें एक्सट्रीम होने की जरूरत नहीं है, हम अपना एक बैलेंस्ड ओपिनियन मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड राजनीति अच्छे और बुरे को चुनने की लड़ाई नहीं है, राजनीति लड़ाई है बहुत बुरे और कम बुरे को चुनने की। अगर आपको मेरी इस बात में थोड़ा सा भी लॉजिक लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।